नमस्कार साथियों, आज की क्लास में विलयन के नेक्स्ट टॉपिक को समझने वाले हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और आज की वीडियो में मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और परासरण दाब को अपन समझने वाले हैं। तो मेरे भाई, आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, तो उसके बाद आज की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अपन मिल करके पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम न्यूमेरिकल के माध्यम से करेंगे। यस मेरे भाई, फिर पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मेरे भाई यहाँ से हम पढ़ेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझने से पहले क्वथनांक और हिमांक को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर ये। तो मेरे दोस्त, यहाँ से सरल शब्दों में आप सभी, आई होप कि आप जानते होंगे परिभाषा, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, हम है ना। तो क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, कि हमें पता है कि कोई चीज़ अर्थात कोई लिक्विड हो, ठीक, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे मेरे भाई, उबालेंगे तो एक निश्चित तापमान के बाद ही वो भाप बनना उसमें शुरू होगा, ठीक है ना। यानी उबलना वो एक कोई ना कोई तापमान होगा जिस पे वो उबलेगा। ऐसा है नहीं कि ठंडा पानी रखा और तुरंत ही उबल गया, ऐसा नेवर, कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो क्या होता है कि जब किसी द्रव को, ठीक, उबाला जाता है तो वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब कन्वर्ट होता है तो कब होता है, तो वही अर्थात जिस तापमान पे, ठीक, परिभाषा कैसे कहेंगे कि जिस ताप पर, अर्थात ऐसा निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प के रूप में बदल जाए या कोई द्रव उबलने लगता है, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, यानी वो जो समय, वो जो क्या होता है, ताप होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वही क्या हो जाता है, क्वथनांक, ठीक। और हिमांक क्या है दोस्तों, कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में हो जाए, यानी कोई पानी हो जाए, कि सैया ने ऐसे देखा पानी पानी हो गई, क्या हो गई, पानी। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसा निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस के रूप में बदल जाए, यानी ठोस अवस्था में बदल जाए, वो होता है उसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ से समझते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है दोस्तों। तो हमें पता है दोस्त कि कोई विलायक हो, ठीक है ना, कोई विलायक है और इसमें क्या करेंगे, कोई विलायक है और इसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दें, ठीक। ये कोई विलायक है मेरे दोस्त और इसमें कोई अन्य पदार्थ, बाहर से आप इसमें कोई अन्य पदार्थ क्या करिए, आप इसमें कोई अन्य पदार्थ घोल दीजिए, मिला दीजिए, तो इसके जरा ये बताइए क्वथनांक या हिमांक में परिवर्तन होगा कि नहीं। जाहिर सी बात होगा मेरे दोस्त, होगा। कोई चीज़ गर्म है, अगर अदर चीज़ उसमें आप मिला देंगे, बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ आप मिला देते हैं, ठीक है ना, तो मिलाने के बाद जाहिर सी बात है उसके क्वथनांक में और हिमांक में परिवर्तन होगा, ठीक। इसको पहले इसलिए बता रहे हैं कि ये परिभाषा आप चुटकियों में मेरे भाई, चुटकियों में आराम से परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बता दे रहे हैं कि ये क्या है दोस्तों, ये मान लेते हैं कोई विलायक है, ठीक, और इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, ठीक। वाष्पशील यानी जिसमें क्या हो, वाष्प की मात्रा, और अवाष्पशील पदार्थ जिसमें वाष्प ना, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, ठीक, तो क्या होता है, हमने बताया कि क्वथनांक और हिमांक में परिवर्तन होगा। बस उसी से इसको समझना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। है ना परिभाषा एकदम मक्खन जैसी। क्या बताया कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को आपने क्या किया, विलायक में मिला दिया मेरे दोस्त, विलायक में मिला दिया। तो विलायक में मिलाने के बाद क्वथनांक में जो भी बढ़त आई, अर्थात क्वथनांक में मेरे भाई जो वृद्धि हुई, और इसी वृद्धि को क्या कहते हैं, इसी वृद्धि को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन
उन्नयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ावा। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ावा होता है। ठीक, आप पढ़े होंगे उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब क्या? वृद्धि। अवनमन यानी क्या होता है? उन्नयन का नीचे से ऊपर, अवनमन का ऊपर से नीचे। तो यही चीज परिभाषा क्या बताया मेरे भाई? किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, तो इसे लिखते हैं दोस्तों, जो वृद्धि होती है डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। अर्थात जो फार्मूला हो जाता है दोस्तों डेल्टा टी बी बराबर हो जाता है 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू और अपान का एम और गुणे यहाँ से कैपिटल डब्लू। ठीक, अब देख एक एक चीज समझते हैं अपन एक एक चीज़ों को समझते हैं कि इसमें कौन क्या है। ठीक, हम यहाँ से डेल्टा टी बी क्या होता है दोस्तों? अब देखिए हमने क्या बताया, अवाष्पशील पदार्थ को जो मिलाते वो विलेय है, तो यहाँ से हम डब्लू बी भी इसको लिख सकते हैं, एम बी भी लिख सकते हैं, और विलायक मिलाते हैं डब्लू ए, अभी कल ही इसको समझाएं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है दोस्तों? ये क्वथनांक में वृद्धि है, क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही, यही चीज होता है। ठीक, और उसके बाद डब्ल्यू बी क्या है? हमें पता है कि विलेय का भार, यानी जो अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हो ये विलेय का भार हो जाता है दोस्तों। और एम बी क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक, अणुभार कैसे निकालते हैं इसको कल ही बताए हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ से डब्लू ए क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ये हो जाता है विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या बचा? एक और बच गया। क्या बच गया दोस्तों? के बी। इधर देख लेते हैं, के बी बच गया है। के बी, तो के बी का क्या हो जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, ये हो जाता है मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाता है। ठीक, आई होप कि आप परिभाषा समझ गए होंगे। परिभाषा क्या बताया दोस्तों? किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, यानी उसको आप घोल दे रहे हैं इस विलायक में, और इस विलायक के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि हुई है, ठीक, उसी वृद्धि को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अर्थात वृद्धि के लिए जो सूत्र इसमें होता है क्वथनांक में, वो होता है डेल्टा टी बी। अब देखिए यहाँ से के बी बराबर भी निकालना चाहेंगे तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। डोंट वरी, इसके लिए पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद पूरे का पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे मेरे भाई। आपने कमेंट किया है कि सर यहाँ से चैप्टर वाइज पढ़ाएं, तो पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, आपसे गद्दारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, तुम अगला जो यहाँ से समझते हैं दोस्त, वो समझ लेते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ये तो रहा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब समझते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए इसमें क्या हमने कहा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, परिभाषा तैयार। परिभाषा क्या होगी मेरे दोस्त? तैयार। तैयार वो इसलिए, कैसे परिभाषा बताना है इसमें? इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को, हिमांक में होने वाली कमी को क्या कहेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। सिंपल सी लॉजिक। क्या बताया कि किसी अवाष्पशील पदार्थ, किसी अवाष्पशील पदार्थ को क्या करेंगे? विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर जो हिमांक में होने वाली कमी को, हिमांक में जो कमी होती है दोस्तों, होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? इसको डेल्टा
TF से लिखा जाता है। F यानी फ्रीजिंग पॉइंट, B यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा परिभाषा, किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने से हिमांक में जो कमी होती है उसी को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसमें क्या था कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहेंगे दोस्तों, कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें देखो अवनमन है यानी कमी हो रही है, उन्नयन है यानी वृद्धि हो रही है। ठीक, बस इतना सा समझना है। अब यहाँ से इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला सेम है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन इतने बात की है जो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, यानी ये हो जाता है डेल्टा TF बराबर हो जाता है 1000 गुणे यहाँ से जो KB है KF हो जाता है गुणे ये WB रहेगा, यानी और यहाँ से ये MB भी रहेगा और उसके बाद ये WA भी रहेगा, यानी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्या है। ठीक, और यहाँ से अब हमें पता है कि जहाँ पे क्या है डेल्टा TF क्या है, हिमांक में कमी है। ठीक, हिमांक में चाहे अवनमन लिखिए या हिमांक में कमी, या इसको क्वथनांक में उन्नयन लिखिए या वृद्धि। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, WB हमें पता ही है कि विलेय का भार है, विलेय का भार है। ठीक, और उसके बाद MB क्या है, ये है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, WA क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार है। ठीक, और उसके बाद जो यहाँ पे एक KF हो जाता है, ये है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या हो जाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इस तरह से दोनों चीज़ें समझ में आ गई, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। मेरे भाई आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज होता है मेरे दोस्त कि वीडियो पर प्यार दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से लगे हुए हैं और प्यार को बनाए रखे हैं और अपने इस YouTube परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं दोस्त, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक, यही आपसे शिकायत है मेरे भाई। आप लोगों के लिए मेहनत है, जिस तरह से आपने उठा करके हमें ज़मीन से उठा करके यहाँ रखा है मेरे भाई, हमेशा आपके लिए बोल दें कि हमेशा हम ऐसे ही फ्री क्लासेज लाते रहेंगे। हम किसी की तरह ऐसा नहीं हमें पेड कोर्स चलाना है, इतने पैसे लेंगे, ग्रुप बनाने कितने लेंगे, ये नोट्स, कुछ नहीं मेरे दोस्त। हम भी गांव देश से हैं तो आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम भी उसी फैमिली से हैं। तो मेरे भाई बस आप लोग इतना कर दिया करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक, ताकि अपने YouTube परिवार को जिस तरह से आपने 5 महीने के अंदर ही 5000 से भी अधिक सदस्य को जोड़ दिया है, उसी तरह से अपना YouTube परिवार लगातार आगे बढ़ता रहे और हमें भी आपको पढ़ाने में ऐसे ही मज़ा आता रहे। तो दोस्तों पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, जो एक टॉपिक बचा है उसको भी आज कवर करके फिर न्यूमेरिकल अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं परासरण दाब को। ठीक, परासरण दाब को यानी इसके बाद सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब को समझने से पहले इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त। मान लेते हैं दोनों तरफ यहाँ से विलायक हैं और बीच में एक क्या है, बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है आप जानते हैं। अर्धपारगम्य क्या होता है, यानी एक ऐसी झिल्ली जिसमें से क्या होता है, विलेय के कणों को तो आसानी से गुजारा जा सकता है लेकिन विलायक के कणों को आसानी से गुजारा नहीं जा सकता है। या फिर ऐसे कह लें, जरूरी नहीं कि विलेय और विलायक यानी जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिनकी सांद्रता कम होती है, जैसे पानी है, ठीक, दूध है, लाइक इस तरह से जितने भी, और जैसे एल्बुमिन है, जिलेटिन है, गोंद है, शहद है, इनको आसानी से ना गुजार पाओ।
तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं या चर्म पात्र झिल्ली कहते हैं। ठीक, जैसे अंडे की झिल्ली हो गई निकलता है, प्याज में झिल्ली निकलती है, जानवरों की जो स्किन यानी खाल होती है, तो ये सभी क्या हैं? इसके उदाहरण है। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों, हम मान लेते हैं इधर की कम सांद्रता है, कम सांद्रता है, ठीक, और इधर अधिक सांद्रता, ठीक, अधिक सांद्रता का कोई विलयन है, अधिक सांद्रता है। जब किसी क्या होता है विलयन को कम सांद्रता वाले, ठीक, विलयन से अधिक सांद्रता की ओर गुजारा जाए, यानी इधर से इधर की ओर गुजारते हैं, तो इस झिल्ली के द्वारा इस पर दाब लगता है। ठीक है ना, इस झिल्ली के द्वारा इस विलयन पर यानी इधर जो कुछ भी है इस पर दाब आरोपित होता है। ठीक, दाब आरोपित होता है दोस्तों इधर से इधर जाने के लिए। ठीक है ना, तो इसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब। और हमें यहाँ से परासरण दाब की परिभाषा नहीं देखनी है, ठीक ना, लेकिन परिभाषा आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या बताया कि जब किसी विलयन को कम सांद्रता वाले, ठीक, तरफ से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गुजारा जाए, मान लेते हैं इधर कम सांद्रता है इधर अधिक, तो गुजारने पर इस पारगम्य झिल्ली द्वारा जो भी दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है ना, परासरण दाब कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? परासरण दाब का जो भी समीकरण है दोस्तों उसके फार्मूले को देखना है। ठीक है ना, यानी इसके समीकरण को या सूत्र को। तो इसमें ध्यान देना, हम जानते हैं दोस्तों, अगर आपको याद है तो गैस जो समीकरण होता है वो होता है PV बराबर nRT। ठीक है ना, PV बराबर nRT होता है। लेकिन मेरे दोस्त इसमें वही P के स्थान पे समानुपाती, यानी P क्या है? दाब है, लेकिन ये परासरण, पाई से परासरण दाब को लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अर्थात जब ये इसके बराबर लिखेंगे दोस्तों तो ये पाई V बराबर nRT हो जाता है, यही इसका फार्मूला हो जाता है। या फिर हम कह लें पाई बराबर n/v इंटू RT, एक सूत्र यहाँ से भी ये हम लिख सकते हैं दोस्तों। या फिर कह लें, या फिर हमें पता है कि हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है? WB/mb, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। या W बराबर, अगर हमें n नहीं पता है कि इसका भार लिखना है तो केवल n बराबर W/m लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम पाई बराबर इसको W/m इंटू V, ठीक है ना, यहाँ से W/m फिर V अपने स्थान पर रहेगा RT, यानी इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर दोस्तों इसी को क्या लिखते हैं? या फिर इसी को लिख देते हैं पाई बराबर इसी को, यानी ये n/v पूरे इसको लिखा जाता है CRT, इस तरह से। यानी हम इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो पाई V बराबर nRT, या फिर हम पाई बराबर n/, ये नीचे आ जाएगा VRT। ये कब लिखेंगे? जब आयतन दिया रहेगा, मोल दिया रहेगा, तब इसको लिख देंगे ये फार्मूला। अब ये कब लिखना है दोस्तों? जब विलेय का भार, अणुभार, आयतन और उसके बाद ताप दिया हो तब ये लिखेंगे। अब ये कब लिखेंगे दोस्तों? जब सांद्रता दी हो। तो यहाँ से डोंट वरी मेरे दोस्त, इसमें R क्या हो जाता है? R क्या है? गैस नियतांक है, गैस नियतांक होता है, वैल्यू कितना? 0.08 इतना हो जाता है। ठीक, और उसके बाद T क्या है दोस्तों? T ताप है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, C क्या है? तो C सांद्रता है, और V क्या है मेरे भाई? V आयतन हो जाता है, वैल्यूम। ठीक, और उसके बाद हमें पता है W तो विलेय का भार, ठीक, विलेय का भार ये तो पता ही है। और उसके बाद M क्या होता है? विलेय का अणुभार। किसका? विलेय का अणुभार हो जाता है। ठीक, और उसके C तो लिख ही दिए, सांद्रता। तो इस तरह से मेरे दोस्त, और N क्या है? N क्या है? तो N मोलों की संख्या है। N क्या है? मोल। तो इस प्रकार से मेरे भाई परासरण दाब का समीकरण हो जाता है। ठीक, यानी जो भी इसको इतने फॉर्म में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको समस्या ना हो न्यूमेरिकल्स में, और आप इसका नोट्स जरूर बनाते चलना मेरे दोस्त, ताकि आपको भविष्य में समस्या ना हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से लाइक कर देना, अदरवाइज आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ।